हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के पेपर 2 के लिए एसएसटी सेक्शन में हिस्ट्री का क्लास 6 हिस्ट्री का पहला चैप्टर कब, क्या, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि कुछ हम लोग को पता करना हो कि कल क्या हुआ था, तो इसके लिए हम लोग मोबाइल का, टीवी का, समाचार पत्र का, इन सभी चीज़ों की सहायता लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यही जानकारी मुझे 10 साल पहले की लेनी हो या 5 साल पहले की लेनी हो या 50 साल पहले की लेने की हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस समय कालांतर में उस समय था और उसके बारे में वो साक्ष्य के रूप में था। दोस्तों, इतिहास वह होता है जिसमें हम लोगों को कुछ साक्ष्य प्राप्त हो, जैसे लिखित साक्ष्य हो, पुरातात्विक साक्ष्य हो। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि पिछले ज़माने में या अतीत में क्या हुआ था। तो इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं दोस्तों। इतिहास के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे आज से अगर हमारे मन में कौतूहल हो जाए कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले उस समय के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे खाते पीते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे, वे कैसे घरों में रहते थे, वो किस प्रकार से या किस संस्कृति को या किस भाषा को से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। दोस्तों, इतिहास के माध्यम से हम आठेकों का मतलब यहाँ पर शिकारी होते हैं दोस्तों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखते थे या कौन सा गीत गाते थे, या उनके पढ़ाई करने का, अध्ययन करने का स्रोत क्या था। इतिहास में हम लोग दोस्तों पता करेंगे कि लोग रहते कहाँ थे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि मानचित्र 1 में देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है दोस्तों, हम लोग नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखा जाए, ये है नर्मदा नदी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। तो इस जगह पर कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी तट पर रहते हैं दोस्तों। जैसे कि पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, नदियों के किनारे विकसित हुए। दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि पुरानी सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे बसी, फली फूली और उन्होंने जनपदों का रूप ले लिया। अब दोस्तों, सीटेट में अभिकथन और कारण के रूप में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नदियों के किनारे सभ्यता के फलने फूलने के क्या कारण थे। तो दोस्तों, नदियों के किनारे सभ्यताओं के फलने फूलने का, या कोई व्यक्ति आया नदी के किनारे रहने लगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि नदी के किनारे जो थी वो पानी की व्यवस्था थी, मतलब उन लोग को पेयजल की कमी नहीं होती थी, उनके पशुओं के लिए किसी प्रकार के पेयजल की कमी नहीं होती थी। नदी के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती थी तो खेती करना भी आसान होता था। दूसरी बात थी कि पशुओं के लिए चारागाह का उत्तम प्रबंध था। और फिर अगर देखा जाए
तो नदी जो होती थी, नदी जो होता था, नदी के माध्यम से लोग नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। और अगर देखा जाए तो नदियों से मछली वगैरह भी पकड़ा जाता था, मतलब कि नदी जो था लोगों को भोजन का भी व्यवस्था करता था। इन बहुत सारे कारणों के कारण क्या हुआ कि सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे बसी और पनपी और फली फूली भी। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में या इसके आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे कि नदी के किनारे किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं फली फूली। तो दोस्तों यहाँ कहा गया है कि मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब वो होता है दोस्तों कि जो कुछ संग्रह करता है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब पहले तो घना जंगल ही होता था, जब लोग नहीं रहते थे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल होते थे। तो ये लोग जो थे वो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे कि जंगल से कौन सी जड़ी बूटी मिल सकता है, जंगल से किस चीज़ को हम खा सकते हैं, किसके जड़ को खा सकते हैं, किसके फल को खा सकते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में उनको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त थी, और जानकारी प्राप्त होने के कारण वो उस चीज़ों को लाते थे, उसको अपने यहाँ संग्रह करते थे और ज़रूरत के समय पर उसका उपभोग भी किया करते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ को, फल को और अन्य उत्पाद को संग्रह करते थे, और जंगल में आके शिकार उनको आसानी से मिल जाता था तो उनका भी शिकार भी किया करते थे। अब दोस्तों कहा गया है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। आपको पता होगा दोस्तों कि सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में बसी हुई हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अबर जो पिछला बार जो 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहा गया दोस्तों कि उत्तर पश्चिम में किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। अगर हम लोग मैप को देखें तो देखिए दोस्तों, ये हमारा देश है भारत, और भारत के सीमा के बगल में आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। और ये दोस्तों देखिए ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में यहीं पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा कि किरथर और सुलेमान के पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व इस चीज़ को याद रखेंगे, सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ की फसल को उपजाना प्रारंभ किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले मानव ने किसकी खेती को सबसे पहले किया। तो सबसे पहले हो जाएगा जौ की खेती मनुष्यों ने सबसे पहले करना चालू किया, और फिर उसके बाद गेहूं की खेती करना चालू किया। और सबसे पहले कहाँ? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। और जब वो लोग खेती करने लगे दोस्तों, तो खेती करने के साथ साथ वो लोग खेती करने के बाद उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो वो जब एक जगह रहने लगे, जब वो खेती करना चालू किया तो जंगली जानवर से अपने फसलों को बचाने के लिए वो धीरे धीरे फसलों के आसपास में ही रहने लगे। और जब एक जगह वो रहने लगे तो वो लोग क्या करने लगे, भेड़, बकरी, गाय, बैल जानवर जैसे जानवर को पालतू बना लिया। वो किसी के लिए खाने के लिए, या किसी से दूध प्राप्त करने के लिए, किसी से मांस प्राप्त करने के लिए, या किसी को सामान ढोने के लिए, या किसी को जोतने के लिए उन्होंने जानवरों को धीरे धीरे पालतू बनाना चालू किया। और याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो इंसान द्वारा पालतू जानवर जो था वो था आपका कुत्ता जो दोस्तों डॉग जो है वो सबसे पहले इंसान के द्वारा
पालतू बनाया गया। अब दोस्तों आगे बोलता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अगर गारो की पहाड़ियों के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो गारो की पहाड़ियाँ देखिए, ये उत्तर पूर्व में है ना, देखिए यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ। और अगर देखा जाए विंध्य की पहाड़ियाँ, तो ये भी कहाँ है, ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और उत्तर की गारो की पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में आपको पता होगा कि 7 छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये सभी जो हैं ये सभी उत्तर पूर्व में आता है, जिसे 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब इन सभी जगहों पर दोस्तों, इन सभी जगहों पर, इस जगह पर हो या इस जगह पर हो, क्या था कि बहुत ही पुराने समय में खेती बाड़ी का प्रचलन चालू हो गया था। लोग इस जगह पर बसना चालू किया और खेती का प्रारंभ किया। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आप दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कि विंध्य के ऊपर में, विंध्य की पहाड़ियाँ जो हैं उसके ऊपरी हिस्से में, मतलब यहाँ पे इस एरिया पर क्या था कि यहाँ पे लोग जो थे वो चावल की खेती चालू किए। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो विंध्य की पहाड़ियों पे के उत्तरी हिस्से में। अगर आप मैप देखें मित्रों, तो अगर मैप देखा जाए तो ये होता है उत्तर, नॉर्थ, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ये इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे पहले विंध्य की पहाड़ियों के उत्तरी हिस्सों में चावल की खेती का शुरुआत किया गया। इसी चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे टेबल में कि कैसे, किस जगह पर, कब, कहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन हुआ। अब दोस्तों अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अगर सहायक नदी की बात कहा जाए तो वैसी बड़ी नदी जिस पर आकर के जगह जगह पर छोटे छोटे नदियां आकर के मिल जाती है, और वो बड़ी नदी फिर जाकर के सागर या महासागर में मिल जाता है। तो उन छोटी नदियों को जो बड़ी नदी में मिल जाता है उसको सहायक नदी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है निकलती है, तो गंगा नदी में क्या होता है, कहीं गंगा, कहीं जमुना, तो कहीं आपका सोन। तो इस प्रकार से नदी जो हैं वो आकर के, छोटी छोटी नदियां जो हैं वो आकर के मिल जाती हैं, और फिर ये गंगा नदी जैसा आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो इस तरह से छोटी नदियों को कहा जाता है सहायक नदियां। तो कह रहा है दोस्तों कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी कहाँ है। तो अगर देखा जाए तो मैप में, तो सिंधु नदी यहाँ पे है दोस्तों, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो ये सभी जो हैं वो सभी सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों के किनारे में क्या हुआ था दोस्तों, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो कह रहा है कि आज तो ये लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले फूले। तो जो नगरों का जो विकास होना चालू हुआ था लगभग में 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ
गंगा नदी के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए, तो गंगा की सहायक नदी जो थी, इस नगरों का विकास जो था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। ये जो है कि गंगा नदी के किनारे जो विकास हुआ नदियों का, सभ्यताओं का, या जो बस्तियां बसना चालू हुए, वो लगभग में 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए इसी की चर्चा कर रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। गंगा की एक सहायक नदी सोन नदी है, जो आपको पता होगा कि बिहार में बहती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। पुरानी जो बिहार, अभी का जो बिहार है दोस्तों, वो उस बिहार को पुराने समय में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जनपदों का जो विकास हुआ, या जनपद जो फले फूले, वो गंगा के किनारे ही फले फूले। और गंगा में जो मगध का जो साम्राज्य था, जो बाद में साम्राज्य बना, वो पहले जनपद था, वो सबसे पहले बिहार में ही या सोन नदी के किनारे ही हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो मगध का जो उद्भव हुआ वो सोन नदी के किनारे हुआ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सोन नदी के किनारे इसका, माफ करेंगे, सोन नदी के किनारे इसका विकास हुआ। अब जो मगध के जो राजा थे, जिसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी कि पहले गंगा की सहायक नदी सोन नदी थी, और सोन नदी के किनारे पहले मगध का उद्भव हुआ। बाद में धीरे धीरे दूसरे नदियों के आसपास भी दूसरे जनपद या महाजनपद का उद्भव हुआ, और इस तरह से उन्होंने भी एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग शुरू में भी, आज में भी, लोग क्या करते थे, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। चाहे वो भोजन की तलाश हो, चाहे वो किसी अन्य कारण से नए नए जगह को खोजना हो, अन्य कारणों से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया गया है कि लोग जो थे कभी काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं, मान के चलिए कहीं पे बाढ़ आ गया या पे कहीं पे बहुत भीषण गर्मी पड़ गई, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और कभी कभी जो राजाएं थी या उसकी सेनाएं थी, वो दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, एक जगह दूसरे जगह जाते थे। तो कभी क्या होता था, व्यापारी जो होते थे अपने माल को बेचने के लिए अपने जहाज के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे, वो लोग एक दूसरे धर्म की शिक्षा देने के लिए या सलाह देने के लिए एक जगह से, एक गांव से दूसरे जगह जाया करते थे। और कुछ लोग जो होते थे, वो नया नया जगह के, जिनको रोमांच पसंद था या जिनके अंदर में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा थी, वो लोग क्या करते थे, उत्सुकता बस एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और जब एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाते थे, तो वो नई नई चीज़ों को देखते थे, नई नई चीज़ों के बारे में आत्मसात करते थे, नई चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त करते थे, और जो उनसे मिलते थे उसको भी अपनी जगह के बारे में, या वो कहाँ से आए हैं, या जब आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में बताते थे। इस तरह लोगों के बीच में क्या हुआ कि सामंजस्य का आदान प्रदान हुआ, सामंजस्य बैठना चालू हुआ, और लोग धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। लोगों को पहले भी और आज भी
लोगों के लिए यात्रा करना सुलभ नहीं होता था। अगर महाद्वीप की बात किया जाए या प्रायद्वीप की बात किया जाए तो लोग जो थे उनको प्राप्त जाने के लिए, एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए नदियों को पार करना पड़ता था, दुर्गम पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, दुर्गम मौसमों की मार झेलनी पड़ती थी। तो यही बोल रहा है कि सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नई तरीकों में के बारे में जानने के लिए एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। अब दोस्तों, अब देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है इंडस, जिसको सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आप ईरान और यूनान का पता विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस सरित नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दोस्तों, यह लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है ये हिस्सा, और ये जो होता है ये वेस्ट होता है। तो बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम मतलब भारत की इस दिशा से आने वाले जो ईरानी थे या यूनानी व्यक्ति जो थे, जो व्यापारी थे, जो आते भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, अपना सामान बेचने के लिए आते थे या भारत से सामान ले जाने के लिए आते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस कहा अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। ईरानियों ने दोस्तों सिंधु नदी को हिंदोस कहा। याद रखेंगे, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और इसके पूर्व में जो इस नदी के किनारे जो बसा हुआ प्रदेश था उसको उन्होंने इंडिया कहा। तो इस बात को याद रखेंगे कि ईरानियों ने हिंदोस कहा और यूनानियों ने इंदोस कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, कि भारत का प्रयोग जो था वो उत्तर पश्चिम, ये समूह, इस एरिया में जो लोग रहते थे उसके लिए, यहाँ के लोगों के लिए भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति रेख में मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये इस क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो व्यक्ति इस क्षेत्र में रहा करते थे, जैसे कि अभी मैंने सिंधु नदी के किनारे देखा था कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो यहाँ इन लोगों की चर्चा जो है दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे संस्कृति की जो सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में भी इन लोगों की चर्चा मिलती है जो यहाँ पे रहते थे, और इन लोगों को जो इस एरिया में रहा करते थे इनको भारत कहा जाता था। और यही भारत कहते कहते इस देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे, इससे आगे का पढ़ेंगे, और ये अगले 1 या 2 पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग ख़त्म कर लें। धन्यवाद।